हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशंस। क्या है कंप्यूटर जनरेशंस, कैसे काम करती हैं, इनका मतलब क्या है। सबसे पहले तो जनरेशंस मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना था कि ये 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, 7th जनरेशंस है। असल में फ्रेंड्स ये इतनी ज़्यादा जनरेशंस नहीं आई हैं, अभी 5th जनरेशन यानी एल्गोरिदम वर्किंग चल रही है। तो इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाता हूँ कि पहली जनरेशन क्या थी, दूसरी जनरेशन क्या थी, तीसरी जनरेशन क्या थी, चौथी क्या थी और ये कैसे इम्प्लीमेंट हुई, इनका क्या यूज़ हुआ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या रेवोल्यूशंस आया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आज इसमें मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊँगा। तो मैं आपका दोस्त राजेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चीप गाइड कंप्यूटर पे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ जनरेशंस। फ्रेंड्स, जनरेशन जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है। अगर इसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो हमारे पास इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं, वो चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हैं, चाहे वो कोई भी मशीन है, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बदली, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, उसका क्या सिस्टम था, कैसे उसने आगे चेंज करके उसको बदला गया। तो जब एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ में आया गया तो वही जनरेशन चेंजेस थी। बहुत पहले जब हमारी पहली जनरेशन यानी लगभग 1950-51 के बीच में जो हमारी ये पहली जनरेशन की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की गई कि पहली जनरेशन में एक वैक्यूम ट्यूब नाम का प्रोडक्ट, यानी आप इसे पार्ट्स कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कह सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब हमारी डेवलप हुई। जब वैक्यूम ट्यूब डेवलप हुई, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इसका कुछ साइज या डिज़ाइन या आप ऐसे कह सकते हो कि देखने में कुछ हमारे ट्रक के या मोटरसाइकिल के बल्ब की तरह होती थी। इसमें इलेक्ट्रॉन को सिस्टमेटिक तरीके से डाइवर्ट किया जाता था। आप इसे कैसे कम कह सकते हैं, ज़्यादा कह सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू नीड इसे बनाया गया था। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जो भी पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई गई उसमें ये बहुत सारे क्वांटिटी में लगाए गए, जिसकी वजह से इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आप कंप्यूटर कह सकते हैं उसे या मशीन कह सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना। दूसरी बात, ये कंपोनेंट्स काफ़ी हीट होते थे, यानी गर्म होते थे, और जिसकी वजह से इसमें साइज़ भी, और फिर इसे कूलिंग के लिए भी फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी। तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ पहली बार आती है तो उसमें काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। वैक्यूम ट्यूब जो पहली जनरेशन में डेवलप हुई थी, इसने हमें एक रास्ता दिखाया था कि हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जो पहली जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब डेवलप हुई थी, उसी को हमने पहले जनरेशन का नाम दिया, और इस जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब आई थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी ज़्यादा डीप वीडियो मैं अगले स्टेप में डालूँगा। तो पहले मैं आम भाषा में इनको क्लियर कर रहा हूँ ताकि मुझे इस बाद में समझाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो जो पहली जनरेशन में डिवाइस तैयार हुई, और ये काफ़ी बड़ी तैयार हुई, उसके साथ में कांच की डिवाइस होने के साथ और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से काफ़ी हीट भी होती थी। तो इसको कूलिंग के लिए भी एक इसके लिए अलग से सिस्टम बनाना पड़ा था। ओवरऑल हम ये कह सकते थे कि डिवाइस के डेवलप होने के बाद जो इससे आगे की डिवाइस बनाई गई, उसमें ढेर सारी कमियां थी। अब आई थी हमारे पास सेकंड जनरेशन, जो 1959 के करीब से स्टार्ट हुई थी। यानी हम ये कह सकते हो तो 1960 के करीब इस सेकंड जनरेशन का डेवलपमेंट हुआ। इस जनरेशन में हमारे पास सेमीकंडक्टर, यानी आम भाषा में इसे बोले अर्धचालक नाम की चीज़ हमारे पास आई। हमारे पास बेसिकली साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, कंडक्ट, डीकंडक्ट एंड सेमीकंडक्ट, यानी चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड जनरेशन आई, उसमें हमने एक चीज़ का नोटिस किया कि जो ढेर सारी वैक्यूम ट्यूब लगती थी, उसकी जगह एक सेमीकंडक्टर ने लेना शुरू कर दिया। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। जो सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर आया था, इस जनरेशन में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि ट्रांजिस्टर ने कई वैक्यूम ट्यूब की जगह लेनी शुरू कर दी। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर में 3 हमारे पास पिंस होती हैं जो सिस्टमेटिक इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइडेशन का काम करती हैं। इसमें गेट्स जनरेट होते हैं। इसकी वजह से जो आपका डिवाइस था, यानी जो हमने पहली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर्स के नाम बोला था कि डेवलप हुआ है, वो अब थोड़ा सा छोटा हो गया। यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह पे इसका साइज़ छोटा था। फिर थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, यानी जो सेमीकंडक्टर डेवलप किया था, उससे भी एडवांस चीज़ यानी आईसी का रूप इस जनरेशन में बनाया गया। यानी इस जनरेशन में आईसी आई थर्ड जनरेशन में 1960-61 के बीच में इसकी बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। यानी ठीक ट्रांजिस्टर के थोड़े ही टाइम बाद आईसी की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी। इस जनरेशन में फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो आईसी थी वो कई सारे ट्रांजिस्टर्स का वर्क अकेले करने लग गई थी। इसका मतलब क्या हुआ,
कि आपका जो पार्ट्स सेकंड जनरेशन में जितना साइज़ था उससे छोटा हमारी थर्ड जनरेशन में हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कई सारे ट्रांजिस्टर का काम जब एक आईसी करने लग गई तो जो आपका प्रोडक्ट था वो बिल्कुल छोटा हो गया और मोर रिलायबल हो गया, हीट ज़्यादा नहीं होता था। तो इसकी वजह से क्या था कि टेक्नोलॉजीज़ भी फास्ट होने लग गई और इजी टू कैरी होने लग गई। फिर हमारे पास आई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन से पहले आपको चीज़ समझा दें कि जैसे जैसे जनरेशन्स हमारी आगे बढ़ी, इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में फ़र्क नहीं पड़ा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों में नहीं, जहाँ जहाँ पे भी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का यूज़ होता था वो सभी चीज़ें छोटी होने लग गई, यानी हर एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा था। फ्रेंड्स, जब फोर्थ जनरेशन्स आई यानी 1970-71 के बीच में जब ये जनरेशन आई, इसमें LSIC के ऊपर वर्क हुआ यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और MP मतलब माइक्रो प्रोसेसर इसी जनरेशन में डेवलप हुआ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो आप थर्ड जनरेशन में चीज़ को छोटा देख रहे थे वो इस जनरेशन्स में और भी छोटी हो गई, यानी इसी जनरेशन्स में हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्किंग मेथड में यूज़ होने लग गया था। फोर्थ जनरेशन में ही हमारे कंप्यूटर फास्ट हुए। इसी जनरेशन्स में कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, इसी जनरेशन्स में आपके प्रिंटर्स, सब कुछ इसी जनरेशन में ही डेवलप हुआ है सही तरीके से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे वैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। पर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज कब होती है, इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजी चेंज यानी जनरेशन चेंज कब होती है। हर एक साइंटिस्ट या कोई भी कम्युनिटी होती है, एक अपना टारगेट रखती है कि उन्होंने इन चीज़ों में डेवलपमेंट करनी है, और जब वो डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो उसे हम जनरेशन चेंजिंग का नाम दे देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स गौर करने वाली बात है कि जब पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में आईसी आई, फोर्थ जनरेशन में LSIC, VLSIC, माइक्रो प्रोसेसर, जो भी चीज़ें आई और इनको डेवलप करके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए गए वो आज हम यूज़ करते हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, हमारा स्मार्टफोन है, हमारे कंप्यूटर्स है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, हर वो चीज़ जो आप सामने आज देख रहे हैं वो इन्हीं जनरेशन्स का ही डेवलपमेंट है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन देख लिया, सिक्स जनरेशन देख लिया या सेवन्थ जनरेशन। फ्रेंड्स, वो टेक्नोलॉजी जनरेशन्स नहीं है, वो उस कंपोनेंट्स यानी जो चीज़ उन्होंने बनाई है उसकी जनरेशन्स है, नॉट इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन वो नहीं है। जब कोई टारगेट यानी क्योंकि ये जो आप फिफ्थ जनरेशन, सिक्स, 11th जनरेशन कंप्यूटर में देखते हैं जिसमें आप Core i5 11th जनरेशन, ये उस कंपोनेंट्स की रेवोल्यूशन है, यानी जो उन्होंने पहली चीज़ बनाई थी यानी Core i5 या Core i3 में जो जनरेशन्स बनाई थी उसको जब उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया कि ये पहली जनरेशन थी, हमने इसमें चेंजेस किए तो सेकंड जनरेशन है। तो टेक्नोलॉजी जनरेशन्स और ये कंप्यूटर की आपकी जो Core i5 3 की जनरेशन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो हमारी फिफ्थ जनरेशन का टारगेट AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इस जनरेशन में सब कुछ चुका है, यानी टच भी आ चुका है आपके पास, सब कुछ जो भी आप गैजेट्स देख रहे हैं वो सारा कुछ बन सका है। फिर इस जनरेशन का टारगेट क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऑटोमेटिक मशीनों के थ्रू वर्किंग करवाना, यानी उसे इतना एबल बना देना कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक वो खुद डिसीजन भी ले सकें और सिस्टमेटिक तरीके से उसको वर्कआउट भी ला सकें। समझ सकते हैं कि हॉलीवुड की एक मूवी आई रॉबर्ट आई थी और हमारी इंडियन मूवी जो रॉबर्ट आई थी यानी आगे तक रावण बनाई गई थी। यानी इसमें क्या हुआ था कि आपने देखा था कि मशीन ऑटोमेटिक डिसीजन ले रही है। तो नई जनरेशन्स का जो फ्यूचर जनरेशन का टारगेट है वो यही चीज़ है। आई होप आपको जनरेशन्स के बारे में नॉलेज हो गई होगी। अगर किसी की तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जल्दी मिलता हूँ एक नई टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।